डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा जी, हम बात करें, हमने टीपू सुल्तान तो कर लिया, अब हम बात करेंगे हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी फ्रॉम 17 सर हमारा नहीं हुआ खत्म। खत्म क्यों नहीं हुआ भाई? सर किसी को कहें फोटो शेयर कर दे ग्रुप में। इसको आके मैं फिर रख लो, मैं बता दूंगा दोबारा। अभी जरा ये देखो, नाउ प्लीज फोकस, आवाज बंद। हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस, मैंने इसके हैंडआउट दिया हुआ है, वो एक लेआउट बनाकर दिया हुआ है, मैं बताऊंगा उसमें पॉइंट्स क्या लिखने हैं। इफ यू हैव दिस हैंडआउट तो निकाल लो उसको, उस पर ऐड करना है आपने। हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी फ्रॉम 1750 to 1850? Explain your answer. How successful was Indian resistance against British expansion policy from 1750 to 1850? यानी कि 100 years में ब्रिटिश कितनी सक्सेसफुल हुई इंडियन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन was the phenomena because of which British were able to take control of India. Explain your answer. अब ये जरा उल्टा है, अब जरा इसको भी लिखें, इस क्वेश्चन को भी लिखें। यार बोलना नहीं है, तूने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, मुझे टोकना नहीं है, क्योंकि अपना मुझे बहुत तेजी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज आपने बोलना नहीं बिल्कुल। हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नहीं दिमाग ही खराब कर दिया, इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच was the main reason because of which British were able to take control of India between 1750 to 1850. Explain your answer. जी, between 1750 to 1850. Explain. How successful was, ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच ब्रिटिश वर एबल टू टेक ओवर इंडिया बिटवीन 1750 टू 1850. एक्सप्लेन योर आंसर। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या लिखना चाहिए। जब भी कभी आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा हाउ सक्सेसफुल, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि you are going to write down success and failure. आप सक्सेस एंड फेलियर्स लिखेंगे, ठीक है जी? बोले तू ना हाथ ना खड़ा किया, ऐसा लगता है स्केयर प्रो खड़ा हुआ है। अच्छा बोल। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट के बारे में बताओ जी। 14। अच्छा जी, दोनों फोटो मार्क्स हैं। अच्छा, ये अब जरा गौर से समझना, जब हमने कहा कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा हाउ सक्सेसफुल, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का 14 मार्क क्वेश्चन आपका दो पार्ट्स में होगा, यानी कि आपको सक्सेस और फेलियर लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पास्ट पेपर देखते हैं उठाकर और उसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं, तो आपको नजर आता है कि सक्सेस अलग लिखी होगी, फेलियर अलग लिखा होगा मार्किंग स्कीम के अंदर। वो इसलिए लिखा होता है कि उसने आपको बताना होता है, आपको समझाना होता है, बट आप हर पॉइंट की सक्सेस और फेलियर साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप सक्सेस एक जगह और फेलियर एक जगह, तो वो रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतना पॉइंट गड़बड़ हो जाएंगे कि सब आपका क्वेश्चन का इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। सो व्हाट यू डू इज यू विल राइट डाउन सक्सेस एंड फेलियर साथ साथ, ठीक है? अच्छा, अब इसकी अगर इस तरह के क्वेश्चन की सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट क्या होगी? अब मैं पहले बात कर रहा हूं इंडियन रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन है हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि आपको इंडियन रेजिस्टेंस बतानी है कि किस हद तक सक्सेसफुल थी, किस हद तक फेलियर था। तो पहली बात तो ये समझ लें, जरा आप मेरी तरफ गौर से समझना, पहली बात तो ये समझ लें कि सक्सेस इंडियन रेजिस्टेंस की थी, लेकिन बहुत हद तक नहीं थी, वो फेलियर थी, इसलिए तो ब्रिटिश उसको टेकअप करने में कामयाब हुए, ठीक है? इंडियन रेजिस्टेंस की फेलियर की वजह से ही ब्रिटिश इसको टेकअप करने में कामयाब हुए। लेकिन रेजिस्टेंस इस हद तक थी कि ब्रिटिश को 100 इयर्स लगे इंडिया को टोटल अपने कंट्रोल में करने के लिए। 100 इयर्स, इसका मतलब थोड़ी भी नहीं थी।
इंडियन रेजिस्टेंस बहुत थी। अब स्टार्ट कैसे होना चाहिए, इसका सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल क्या होना चाहिए? चल पहले आप अपने रैंडम आइडिया दे, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्रैक क्या होगा, या हर कोई लिख ले। 2 मिनट देता हूं, बल्कि 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट देता हूं, लिखो जरा जल्दी से, फिर मुझे बताओ कि इसकी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट आप क्या लिखते हो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या लिखनी चाहिए। चलें जी लिखें सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी। कासिम फोकस। ओ यार हसन कासिम हम हाँ हमजा नाम भूल गया मेरा। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है जी 1600 में। ठीक है, लैंड ग्रैबर थे, ग्रीडी थे, यस राइट। जनाब They wanted to take over the quarter of subcontinent. India को तकरीबन पूरा subcontinent माना जाता था because of its spice and आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि when British chose India as an alternate to East Indies। वरना ये भी नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? रीजन हो गई ना कि वो 50 वाले हाँ तो ग्रीडी थी ना उनकी नेचर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उनका प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको आइडिया देना था, दे दिया। सर हमें तो लिखना का सक्सेस लिखना था और पीवी का। बेटे ये शुरू की लाइन में लिखे आपने सक्सेस पे खत्म कर देना, शुरू की लाइन में तो अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। in 1600 when British arrived. Since 1600 from the arrival of British to subcontinent, नहीं मैं लिखूंगा since 1600 since the arrival of British to subcontinent they were greedy and were ever busy in land grabbing और लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली ये शो किया ट्रेडिंग के लिए हैं कि back in disguise of traders। जो 70 से 1850 है। जो मैं पहले भी कहा तू हाथ ना खड़ा किया तुझे ज्यादा तू बोल लिया इसमें क्या क्या कवर होता है? 1750 से 1850 वही लिखवाने लगा ना। मेरा मकसद तो यही है कि मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दूंगा कि 1750 से 1850 के बीच में क्या क्या चीजें आएंगी। अगर ये कि डे टू एडवांटेज ऑफ 14 हो गया है, कुछ भी लिख सकते हो कि since 1600 when they came to India as trader, ठीक है, they became land grabber, they became greedy for the raw material, cheap raw material and resources, ठीक है, and eventually became the owner of the land, ruler of the land। कुछ भी लिख सकते हो, it's up to you, या आपने लिखना है, ठीक है, but relevant होगा। ठीक हो गया? आप लिखवा देना। नहीं, अगर मैंने लिखवाना शुरू कर दिया सारी चीजों में तो मैं फंस जाऊंगा इधर ही, बस यही रखूंगा। बता तो दिया, बताया तो अभी 3 पॉइंट बता चुका हूँ कि ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिखना चाहोगे इसमें? आप ये भी लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द फिनोमेना बिकॉज ऑफ व्हिच ब्रिटिश अराइव्ड टू इंडिया इन सर्च ऑफ चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल, बट व्हेन दे सॉ द पॉवर्टी, ignorance and disunity among the Indians, they change their plan and they become ruler। बस कुछ भी लिख सकते हो। और बोलो। हमें इसमें ये सारा अराइवल ऑफ ब्रिटिश लिखना है। आपने अराइवल ऑफ ब्रिटिश लिखना है। अब चलते हैं हम 1750 से 1850 के बीच में। जो पहला वाकया आपको 1750 में नजर आया वो क्या था? ये देखें साथ जी, बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, अब अगेन दिस क्वेश्चन विल नॉट बी डिस्क्रिप्टिव एट ऑल। आप इसमें अच्छा, अब एक और बात समझना, जरा ऊपर देखो सारे, जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बिल्कुल ऊपर देखना है, ऊपर ऊपर, यस सारे ऊपर देखो, ऊपर, थैंक यू। अच्छा, जो 14 मार्क क्वेश्चन होता है वो ऊपर देखना है,
हाँ नीचे जो 14 मार्क क्वेश्चन होता है उसको करने के लिए आपको कमेंट्री भी ऐड करनी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही चाहता हूँ, मैं नजर ना आऊं, बस सिर्फ सुनना है तुम्हें। कमेंट्री भी ऐड करनी होती है। कमेंट्री क्या होती है 14 मार्क क्वेश्चन के अंदर? कमेंट्री क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। कमेंट्री क्या होती है एग्जांपल देकर बताऊंगा। 1750 बैटल ऑफ प्लासे, जिसमें मैंने आपको बताया, आप इसमें बैटल ऑफ प्लासे नरेट नहीं कर रहे होंगे, आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे और उसकी एडवोकेसी कर रहे होंगे। क्या? किसकी? इंडियन रेजिस्टेंस की। थर्ड पर्सन के तौर पर आप बता रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं किसी चीज को और आप बता रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासे के अंदर ब्रिटिश ने नए टूल्स इंट्रोड्यूस किए। कौन से थे वो? ब्राइबरी, ट्रेचरी और कॉन्स्पिरेसी। और आप देखेंगे जितनी जगह हैं, वो चाहे टीपू सुल्तान का हो, लॉर्ड वेल्सले, चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो, क्या यूज कर रहे थे वो लोगों को ब्राइब कर रहे थे, लोगों की बैक पे उनको कंस्पायर कर रहे थे, लोगों के सामने उनके साथ दूसरों के साथ मिलकर ट्रेचरी कर रहे थे, और यूं दे वर एबल टू टेक अप इंडिया विदाउट फाइटिंग या विदाउट मेजर फाइट्स, वो इंडिया को टेक अप किए जा रहे थे। ऐसा ही है ना? तो यही बात आप, मैंने जानबूझ के उर्दू में बताई है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, आप बैटल ऑफ प्लासे को नरेट नहीं करेंगे। नवाब सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया, 1 साल तक लैंड कैप्चर किए रखा, फिर पीछे से रॉबर्ट क्लाइव आया। ठीक है, आपने ये बताया, लेकिन बताना इस तरह है कि फिर किस तरह उसने कैप्चर किए रखा? ही इम्प्रोवाइज्ड या इंट्रोड्यूस न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स। जी, तो वो न्यू वॉरफेयर, ये इसको बोलते हैं कमेंट्री। ये है एडवोकेसी, एज अ थर्ड पर्सन आप ये बता रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार में क्या हुआ? हमारा चैप्टर 2 कब खत्म होगा? बस खत्म हो जाएगा बेटे। बैटल ऑफ बक्सार में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सार में 3 नवाब, मीर कासिम, नवाब वकूद एंड शाह आलम द सेकंड, ये शालमी जाते हो ना, इसी के नाम पे है शाह आलम। शाह आलम द सेकंड, they 3 joined hands. ठीक है, they shared their resources, they made an alliance against British, they wanted to stop them to capture Bengal. ठीक है, but British, because of their superior weaponry, because of their advancement in the warfare techniques, because of their knowledge of the war, they were able to take over Bengal. ठीक हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर इसके बाद कौन आता है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह क्या था? ये क्या किया था इसने? टीटू मीर, बताता हूँ। टीपू सुल्तान, और कौन था ये लोग? अच्छा जी, और फिर हाँ टिल 50। अब ये वो हीरोज हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस दी ब्रिटिश को। सैयद अहमद शेख बरेलवी का टाइम क्या था? 1830 में बैटल ऑफ बालाकोट हुई। ठीक है, तो सैयद अहमद शेख बरेलवी, फिर मराठन्स ने भी लॉर्ड वेल्सले ने ट्रीटी साइन की थी। फाइनल में जो आपको हैंडआउट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है फाइनल मराठन्स के साथ लॉर्ड वेल्सले ने ट्रीटी साइन की थी। इनको भी सब्सिडी अलायंस का पार्ट बनाया था उसमें मराठन्स ने। मराठन्स वर द पीपल जिन्होंने दक्कन में, साउथ इंडिया में औरंगजेब के जमाने से बड़ा ही तंग किया हुआ था, और मराठन्स बड़े ही जंगजू किस्म के लोग होते थे। ठीक है, तो बड़ा तंग किया हुआ था उन्होंने। तो पहली दफा लॉर्ड वेल्सले ने इनसे एग्रीमेंट साइन किया था और इनको भी सब्सिडी अलायंसेस के अंदर लेके आया था। फिर टीपू सुल्तान 1799, ठीक है, टीटू मीर, ठीक है, 1830। फिर इसके बाद एनेक्सेशन का जिक्र भी आप इसमें करेंगे। एनेक्सेशन क्या थी पता है? सर याद करेंगे इनके बारे में। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब पढ़ी हुई है ना? पंजाब भी पढ़ी हुई।
Annexation of Punjab. चलिए भी लिखेंगे अभी। Annexation है ये क्या कितने टाइमलाइन पे 17 कितना 18 सारी 1830 1839 1849 पता नहीं एनेक्सेशन क्या थी एनेक्सेशन ऑफ सिंध एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एनेक्सेशन ऑफ ऊट ठीक है एनेक्सेशन ऑफ सिंध क्या थी एनेक्सेशन कहते हैं मिलाना ये प्रिंसली स्टेट्स थी ये जो सिंध थी ये प्रिंसली स्टेट थी इसमें थे मीर इनको मीर कहते थे ठीक है क्या नाम है उसका तालपुर खानदान था सिंध पे रूल कर रहा था फरियाल तालपुर आसिफ अली जरदारी की सिस्टर का नाम है फरियाल तालपुर ठीक है जो सिंध पे रूल कर रहे थे रूलिंग खानदान था वो तालपुर खानदान था एंड उनको जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनको बकायदा क्योंकि रंजीत सिंह जो था जो पंजाब का रूलर था उसने ब्रिटिश को हेल्प नहीं किया था और ब्रिटिश जो थे अब सिंध को लेना चाहते थे तो उन्होंने फिर सिंध के ऊपर चार्ल्स नेपियर के जरिए अटैक करवाया था अपने ही कारवां पे और फिर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तोड़ दी थी और सिंध को टेकअप कर लिया एनेक्सेशन हो गई सिंध की और सिंध की एनेक्सेशन के कुछ ही अर्से के बाद 1839 में फोर्थ हो जाता है मिस्टर आपका रंजीत सिंह और 1849 में पंजाब भी जो होता है वो एनेक्स हो जाता है ब्रिटिश के साथ वो भी मिल जाता है 1850 है ना 1849 में एनेक्स हो जाता है ठीक है तो ये बातें आप लिख रहे होंगे इसमें तो अगर आप यही सारी बातें आप बिल्ड कर दें यही जितनी बातें लिखी हुई है एक पैराग्राफ के अंदर भी फिट कर दें आप ये सारी तो आपका पूरा क्वेश्चन हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस आ जाएगा सर इसमें क्या कहते हैं सक्सेस ये मेन सक्सेस में क्या है तो सक्सेस अब मैंने फिर बताया कि सक्सेस और फेलियर साथ साथ है नहीं ये जो सारे बैड बैड ऑफ ऐसे सक्सेस पहले इंडियन की सक्सेस थी कि सिराजुद्दौला आया टेकअप किया जवाब में रॉबर्ट क्लाइव ने रीइंफोर्समेंट लाई गेम खेली बुक्सार में सक्सेस थी तीनों नवाब मिल गए थे फेलियर था कि ब्रिटिश अपने सुपीरियर वेपन्स एक्सपीरियंस करके जीत गई रंजीत सिंह वाज अ फेमस रूलर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ वॉरियर British did not want to take पंगा with him that is why they signed him a treaty subsidiary alliance साइन कर ली थी ठीक है तो subsidiary alliance को भी आप इधर मेंशन करेंगे अलहदा से जी बेटे सब्सिडी लाइन को प्रोटेक्शन वाली होती है ना subsidiary alliance कोई प्रोटेक्शन वाली नहीं किसको ब्रिटिश को आज ब्रिटिश जानबूझ के मुगल्स को वीक कर रही थी मुगल्स को वीक करने का तरीका ये था कि इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं दक्कन में निजाम जो वहां का प्रिंस था वो अपने आप को टाइटल दिया करता निजाम साउथ में मराठन्स ये सारे वो लोग थे जो इंडियंस थे इनको ये नहीं पता था कि ब्रिटिश इनके ऊपर रूल करने आ रहा है और ब्रिटिश इनको आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करता जा रहा है वो क्या कर रहा था ब्रिटिश आए उन्होंने पहले किसके साथ सालबाज की मराठन्स के साथ उन्होंने देखो तुम और हम लड़ रहे हैं बजाय इसके कि हम और तुम लड़े तुम हमारे साथ साइन कर लो ट्रीटी हम तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे और जहां भी तुम पे अटैक होगा हम मिलकर लड़ेंगे उन्होंने कहा वेरी गुड इससे अच्छा तो हल ही कोई नहीं हमारा दुश्मन एक हो गया है कौन मुगल्स चलो उनको मिलकर मारो तो मिलकर मारना शुरू हो गए तो 100 ऐसी ट्रीटी साइन हुई थी 100 ऐसे किंग्स थे प्रिंस थे जो ब्रिटिश के साथ मिल गए थे इवेंचुअली बाद में फिर इसी के बाद तो फिर 18 इसके 7 साल बाद तो फिर वॉर हुई थी ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 जिसमें बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों के सर काट कर उसको एज अ गिफ्ट दिए गए थे कि लो भाई क्योंकि ब्रिटिश अब पूरे टेकअप कर चुके हुए थे और सारे इंडिया के अंदर जितने भी रूलर्स थे सारे के सारे नाउ दे वर द स्टूज रबर स्टैंप ऑफ ब्रिटिश वो ब्रिटिश के साथ लॉयल थे अब वो दे वर नो मोर लॉयल टू द किंग ठीक हो गया ना तो सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए थे तो अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है किसी के पास है वो भी इस टाइम दिखाओ तुमने पेस्ट ही कर लिया गुड ये भी अच्छी टेक्निक है ये देखो इंडियन रेजिस्टेंस वाला मैंने क्वेश्चन का ना एक लेआउट दिया था बेटे खुसर खुसर ना किया गया टाइम नहीं हाँ टाइम नहीं है तेरे पास टाइम नहीं था ओहो
तो मैं कपड़े धोने जाके लोगे? इसके टीम में फिर हो। अच्छा नहीं, सुबह के टाइम इसमें स्केयर करो बन के खड़ा होता है। अच्छा जी प्लीज लिसन। अब ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इसके अंदर आप ये पैराग्राफ ऐड करना शुरू करें। ये सारी इंफॉर्मेशन वो है जो हम पढ़ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन तकरीबन वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। ये क्वेश्चन आप उसमें लिखना शुरू करें, उसमें ऐड कर दें, आपका पूरा क्वेश्चन बन गया 14 मार्क्स। ठीक है, अच्छा अब इसी को उल्ट कर लें। यहां हमने जब इंडियन रेजिस्टेंस की बात करनी है तो हमने उनकी सक्सेस को ज्यादा हाईलाइट करना है, इंडियन रेजिस्टेंस को हाईलाइट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इंडियन रेजिस्टेंस पे फोकस था। इसी के दूसरे उल्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेन रीजन। जब वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो हम यहां ब्रिटिश की स्ट्रेंथ लिख रहे होंगे, लिखेंगे फिर भी सारे यही इवेंट्स, लेकिन यहां ब्रिटिश की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करेंगे और इंडियन वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे। अब इंडियन वीकनेसेस ओवरऑल थी क्या क्या? दे वर इग्नोरेंट, दे वर डिसयूनाइटेड, दे हैड नो वॉर प्लान, दे हैड देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। हर कोई सेल्फिश था, हर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में था। दे हैड देयर सब्सिडी अलायंसेस साइंड, दे हैड देयर लॉयल्टीज विद ब्रिटिश नाउ। बस ये इंडियंस की वीकनेसेस थी। ठीक है, वो डिसयूनाइट हो चुके हुए थे। और ब्रिटिश की स्ट्रेंथ क्या थी? ब्रिटिश की स्ट्रेंथ पहले मैं बता चुका कि वो कॉन्स्पिरेसी करते थे, ब्राइबरी करते थे, ट्रेचरी करते थे। फिर उनके पास वेपन्स बहुत अच्छे थे, सुपीरियर वेपन्स थे। फिर उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, एंड क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी थी, उनका वॉरफेयर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। ठीक है, वो टेक्निक्स में बहुत आगे थे। तो फिर ये सारी बातें उसमें ऐड कर देनी है, ये एज अ कमेंट्री ऐड करेंगे आप लोग। और दिस इज हाउ यू विल डन विद योर 14 मार्क क्वेश्चन बोथ साइड्स। हो जाएगा कि नहीं होगा? कि ये भी मुझे देना पड़ेगा बना बनाया? हो जाएगा, देना पड़ेगा। कौन, हाउ मेनी ऑफ यू से कि ये देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बड़ी अच्छे बोलो। अच्छा मुझे पहले बताओ, मैं स्ट्रक्चर ना बनाता, मैं उस पर लिखवा ही लेता। जी जी बोलिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। Industrial revolution was the main reason because of which British were able to take control of India between 1750 to 1850. Explain your answer. Fatma में समझाइए कि पहले भी चली गई। Understand? Second stand? Okay. अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। कितना टाइम रह गया भाई? सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? टाइम रह गया है? 2 मिनट रहते हैं बस, मैं यही जानना चाहता। थैंक यू। अभी 2 मिनट के सर क्लास ऑफ होने वाली है। हाँ क्लास ऑफ होने वाली है, बट अच्छा जी, बट बीयूटीटी अब चुप रही जरा। एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है एजुकेशनल रिफॉर्म्स या एवोल्यूशन ऑफ सत्ती या evolution of thugs was the main reforms introduced by British between 1750 till 1856. Explain your answer. Okay. अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? अभी तो सिर्फ मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, अगर आप पॉइंट्स देख लें फिर मैं उसके बाद जी जी education reform of the British were made important contribution from 1750 till 1758 to 1856. Educational reforms of British were made important contribution from 1750 to 1856 of British were made important. ये मैंने मिटा देना 1 मिनट में। सर आप आगे सेटिंग के पे लिखेंगे। सर आगे से थोड़ा साइड हो जाए। सत्ती योगी है, सत्ती को बैन कर दिया था। थ्री क्या है? ये हेडिंग के नहीं है। हाँ हेडिंग हेडिंग दो, लिखो एक्सप्लेन in detail एजुकेशनल वाला the educational reforms were the main reason because of which
या एजुकेशन रिफॉर्म्स या स्लैश करके सत्ती लिखेंगे या थग्स बैनिंग ऑफ थग्स लिखेंगे बैनिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड लिखेंगे